जय बायोकेमिस्ट्री में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हमने लास्ट लेक्चर में एपिथेलियम की बात ही कर ली थी। ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम की बातें बस नहीं की थी। कंपाउंड एपिथेलियम एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है ना। तो उस छोटे से पैराग्राफ में केवल यही बताया कि जो कंपाउंड एपिथेलियम है, एक मिनट में, अगर मेरे पास एनसीईआरटी है, मैं एक्चुअली बना नहीं पाया था उसका। जब फाइल बना रहा था तो फाइल बना नहीं पाया था कंपाउंड एपिथेलियम। लेकिन आप अपने पास इपीथीलियम रखिएगा, सॉरी, आप अपने पास बुक रखिएगा, मैं उसको आपको समझा देता हूँ, है ना। तो देखो, जो कंपाउंड इपीथीलियम है उसके बारे में क्या लिखता है। कंपाउंड इपीथीलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, मल्टीपल लेयर्ड हो सकता है। ठीक है। दस हैज लिमिटेड रोल इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में कोई इसका स्पेशल रोल नहीं है। ठीक है। देयर मेन फंक्शन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। तो इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है बेटा, केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से आपको क्या करना, सपोर्ट करना। दे कवर ड्राई सरफेस ऑफ आवर स्किन। हमारा जो स्किन का ऊपर का जो ड्राई स्किन है ना, उसका जो लेयर है वो बनाएगा कौन, कंपाउंड इपिथेलियम बनाएगा। और और क्या बनाएगा, द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी की जो नम त्वचा है वो कौन बना रहा है बेटा, कंपाउंड इपिथेलियम बना रहा है। पैरिंग्स इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का जो इनर लाइनिंग है वो भी कंपाउंड इपिथेलियम बनाएगा। एंड पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है। आप अपने बुक के साइड में आप एक कंपाउंड इपिथेलियम का इमेज देख सकते हैं। ठीक है। तो चलो अब आगे स्टार्ट करेंगे हम ग्लैंड्यूलर इपिथेलियम के बारे में। ठीक है। तो देखो, जो ग्लैंड्यूलर इपिथेलियम है, ग्लैंड्यूलर इपिथेलियम ये एक स्पेशलाइज्ड इपिथेलियल सेल्स ही है जो सिक्रीशन के लिए मॉडिफाइड हो जाता है। तो सम ऑफ कॉलम्यूलर एंड क्यूबॉइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड सिक्रीशन एंड आर कॉल्ड द ग्लैंड्यूलर इपिथेलियम। मतलब मतलब कि कि जो कॉल्यूमिनार और क्यूबॉइडल सेल्स है वही सिक्रीशन के लिए मॉडिफाइड हो जाएगा और क्या बनाएगा बेटा, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम बनाएगा। ठीक है। हम इसको दो टाइप में विभाजित करते हैं, मेनली दो भागों में विभाजित करते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स। पहला यूनिसेल्युलर यानी एक कोशिकीय ग्रंथि, और दूसरा आएगा मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर ग्लैंड जिसको आप देख सकते हैं एक ही सेल से बना हुआ है, तो कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल। इसका एग्जांपल क्या है बेटा, गॉबलेट सेल। ये गॉबलेट सेल का ही डायग्राम है ना, ये गॉबलेट सेल का ही डायग्राम है। ठीक है। जो कि एक यूनिसेलुलर है ना, ये ओरिजिनल इमेज है गॉबलेट सेल का। ठीक है। उसके बाद अगर सेल जो ग्लैंड है वो क्लस्टर ऑफ सेल्स यानी बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है और सभी सेल मिलकर एक सिक्रीशन को सिक्रेट करती है, तो वो कहलाएगा मल्टी सेलुलर ग्लैंड। ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ग्लैंड क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स यानी बहुत सारे सेल्स का क्लस्टर होगा, बहुत सारे सेल से मिलकर बना होगा। इसका एग्जांपल क्या है बेटा, सलाइवरी ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय ग्रंथि भी हो सकती है ना। तो आप ये सकते हैं, ये डियोडिनम का इमेज है। तो डियोडिनम में जो सेल्स पाई जाती है वो अधिकतर क्या होती है बेटा, वो क्या होती है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स आपके डियोडिनम में देखने को मिलेगा। ठीक है। अब हम देखेंगे कि उनका जो सिक्रीशन है, सिक्रीशन के बेसिस पर कि वो अपना सिक्रीशन को डक्ट में डाल रही है ना, स्वाहनी में डाल रही है, या डायरेक्ट ब्लड में मिला दे रही है। उस बेसिस पर हम जो ग्लैंड्स हैं उनको दो भागों में विभाजित करेंगे। एक तो पहला एक्सोक्राइन ग्लैंड है, दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इस बार पढ़ते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ pouring of their secretion, glands are dividing into two categories, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सबसे पहला एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब आप ये समझ जाइए कि ये अपना जो सिक्रेशन है ये इनके खुद के डक्ट्स में डालेगी। तो डिस्चार्ज देयर सिक्रेशन इनटू डक्ट्स, ये अपना सिक्रेशन डक्ट्स में डालेगी, अपने वाहिनी में डालेगी। देयर सीक्रेट म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड अदर सेल प्रोडक्ट। ये म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स यानी ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क और डाइजेस्टिव एंजाइम बनाती है ये वाली जो सेल्स है। सलाइवरी एंड मेमरी ग्लैंड्स एंड टीयर ग्लैंड्स आर एग्जांपल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो सलाइवा, मेमरी ग्लैंड और टीयर ग्लैंड किसका एग्जांपल है बेटा, एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है। तो देखो, ये
ये क्या है, ये जो इपिथेलियल थी वो मॉडिफाइड हो गई एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में। और देखो ये जो सेल्स है ये क्या है, ये इसका सिक्रीशन पॉइंट है, ये इसका सिक्रीशन यूनिट है। तो ये सब के सब जो सेल्स हैं ये अपना सिक्रीशन इस डक्ट में डालेंगे। इस डक्ट में आपको क्या मिलेगा, इन सब सेल्स द्वारा स्रावित की गई, सिक्रेट की गई जो भी एंजाइम होगा या फिर सलाइवा होगा वो आपको इसमें देखने का। ये बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड का एग्जांपल आपको दिखाया गया है ना। तो ये क्या है, सलाइवरी ग्लैंड का डायग्राम है ना। ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड सिक्रेटरी यूनिट ये सब मिलकर सिक्रेटरी यूनिट्स बना रही है। ठीक है, उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड, ऐसी ग्लैंड जिनमें क्या होगा, डक्ट नहीं होता और ये अपना सिक्रेशन किस में डालेगी बेटा, ये अपना सिक्रेशन किस में डालेगी, ये अपना सिक्रेशन डालेगी ब्लड में डायरेक्ट, है ना। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में क्या दिया है कि डू नॉट हैव डक्ट्स, इनके पास वाहिनी नहीं होती। देयर प्रोडक्ट कॉल हार्मोन, इनके जो सिक्रेशन है, इसके जो ये जो सिक्रेट करती है उसको आप हार्मोन देंगे, है ना। तो इनका जो उत्पाद है वो हार्मोन होता है, सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू दी फ्लूइड बाथिंग एंड द ग्लैंड्स। मतलब ये अपना जो सिक्रेशन है वो डायरेक्ट बॉडी फ्लूइड यानी आप सिंपल सीधा सीधा बोलें तो ब्लड में डाल देती है। एग्जाम्पल क्या है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड इसका एग्जाम्पल है, थायराइड ग्लैंड इसका एग्जाम्पल है, पैराथायराइड ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड, ये सब के सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो देख सकते हैं ये सब के सब ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स है जो अपने सिक्रेशन को कहाँ डाल रही है बेटा, इस वेसल्स में डाल रही है, ये ब्लड की कैपिलरीज है। तो ये जो सब सेल्स हैं ये अपने सिक्रेशन को इस ब्लड कैपिलरी में डाल दे रही है। तो ये दिखा है, द हार्मोन डिफ्यूज फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, है ना। तो ये अपना ये जितने ग्लैंड्स है ये अपना जितने ग्लैंड्स हैं जो सेल्स हैं ये अपना जो हार्मोन है ये इस ब्लड कैपिलरी में डाल दे रही है। ठीक है, अब एक ऐसा टाइप का हार्मोन जो कि एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, मतलब हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, मतलब दोनों भाग है इसमें, एंडोक्राइन पार्ट भी और एक्सोक्राइन पार्ट भी है। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, यानी दे आर पार्शियली एंडोक्राइन एंड पार्शियली एक्सोक्राइन, मतलब ये आंशिक रूप से अंतःस्रावी भी होगी और बाह्यस्रावी भी होगी। इसका एग्जांपल क्या है बेटा, पेनक्रियास देख लीजिए। अब देखो ये बहुत सारे ग्लैंड का डक्ट है, ये देखिए, सॉरी ये ब्लड वेसल्स है। तो ये सारे जो ग्लैंड्स है ये अपना जो सिक्रीशन है वो ब्लड में डाल रहे हैं। और ये जो आपको डक्ट वाला जो दिख रहा है ये इसका क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो पार्ट है ना। तो ये अपना सिक्रेशन किस में डालेंगे, ये पैनक्रियाटिक सेल्स का इमेज है, पैनक्रियाटिक सेल का इमेज है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर लिटिल, अब क्या बात कर रहे हैं, अब जितने सारे सेल्स हैं एंड इपिथेलियल सेल वो आपस में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, है ना। तो वहां पास उनको जोड़ने वाली जो जंक्शन है जो जोड़ता है, सीमेंटिंग लेयर की तरह कार्य करता है, वो बेसिकली हम थ्री टाइप का पढ़ते हैं, उसको एक बार देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास लिखा है कि ऑल सेल्स इन एपिथेलियल आर हेल्ड टुगेदर विथ लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। ठीक है, तो सभी सेल आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है इंटरसेलुलर मटेरियल के द्वारा। इज नियरली ऑल एनिमल टिश्यू स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइडिंग बोथ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन द इंडिविजुअल सेल्स। तो ये क्या करती है, टिश्यू के जो सेल्स है उनके मध्य जंक्शन होता है जो एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में कार्य करके सेल्स को एक दूसरे से जोड़े रखे रखती है ना। तो थ्री टाइप ऑफ सेल जंक्शन आर फाउंड इन इपिथेलियम, तीन प्रकार की हमको इपिथेलियम में कुछ सेल जंक्शन देखने को मिलेगी। दिस आर कॉल्ड टाइट जंक्शन, एडेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। ठीक है, तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं ना बेटे, ये वाला जो इमेज देख रहे हैं, ये वाला जो आप इमेज देख रहे हैं, ये वाला जो आप इमेज देख रहे हैं यहाँ पर ये जो जोड़ के रख रही है जो दिख रहे हैं ये टाइट जंक्शन है, ये दिख रहा है ये टाइट जंक्शन है। तो देखो दो सेल है, ये इंटरसेलुलर स्पेस है, दो सेल अलग अलग सेल है और ये आपस में किससे जुड़े हुए हैं, ये टाइट जंक्शन से जुड़े हुए हैं। ये जो एग्जांपल है टाइट टाइट जंक्शन का एग्जांपल है, इम्परमेबल जंक्शन प्रिवेंटेड मॉलिक्यूल फ्रॉम पासिंग थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये क्या करती है का काम क्या है, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। टाइट जंक्शन को हिंदी में क्या लिखते हैं एक बार मैं देख लेता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, तो टाइड जंक्शन को हिंदी में बोलते हैं,
हाँ, दृढ़ दृढ़ संधि बोलते हैं। तो टाइट जंक्शन का काम क्या है बेटा? तो टाइट टाइट जंक्शन सेल्स के जो सब्सटेंस है ना, सेल के अंदर की जो सब्सटेंस मॉलिक्यूल है उनको बाहर जाने से रोकती है, टिश्यू से बाहर जाने से रोकती है। जो सेल के अंदर का जो सब्सटेंस है, जो पदार्थ है, उनको बाहर जाने से रोकती है। तो उसका जो कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? टाइट जंक्शन रोकेगा, ठीक है, टाइट जंक्शन रोकेगा। अब उसके बाद आता है अडहेरिंग जंक्शन। अडहेरिंग जंक्शन का काम क्या है? अडहेरिंग जंक्शन का काम क्या है कि ये जो आसपास की जो नाइब्रोइंग सेल्स है उनको आपस में जोड़ने का काम करती है, उनकी जो साइटोप्लाज्म है उनको आपस में कनेक्शन बनाए रखती है ना। तो देखो इसको ये ग्लाइकोप्रोटीन, यही ये जो दिख रहा है ना ये जगह, यही क्या है? अडहेरिंग जंक्शन है, जो आप आसपास की कोशिकाओं को जोड़ के रखी है, ठीक है। और इसको आप डेस्मोसोम भी बोल सकते हैं। अडहेरिंग जंक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? डेस्मोसोम भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो डेस्मोसोम को आप क्या बोलेंगे? अडहेरिंग जंक्शन भी बोल सकते हैं। मतलब एडहेरिंग जंक्शन को डेस्मोसोम बोलेंगे। आपके एनसीईआरटी में एडहेरिंग जंक्शन एग्जांपल दिया होगा, ठीक है। अब जो लास्ट आता है उसका नाम है गैप जंक्शन, जिसको हिंदी में अंतराली संधि बोलते हैं। इसका काम आप देख सकते हैं, छोटा सा चैनल टाइप का जगह दिख रहा है आपको। तो इनका काम क्या है? ये कुछ आयन, सेलेक्टिव आयंस और जो छोटी स्मॉल मॉलिक्यूल को, और कभी कभी जो थोड़े बड़े मॉलिक्यूल है ना, उनको तुरंत अगर एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करना है, एक सेल से अगर यहाँ से इस सेल में डालना है, इस सेल से इस सेल में डालना है, ठीक है ना। तो ये जो ट्रांसफर करेंगे वो कौन करेंगे बेटा? ये जो चैनल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जिसको आप क्या बोलेंगे? गैप जंक्शन। तो communicating junction allows the ion and small molecule passes from one cell to a next intercellular communication, ठीक है। तो कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स और कुछ जो आयंस है उनको एक सेल से दूसरी सेल में स्थानांतरित करने के लिए जो सेल के मध्य संधि पाई जाएगी, जो जंक्शन पाया जाएगा, आप उसको क्या बोलेंगे? गैप जंक्शन या अंतराली संधि, ठीक है। वही बातें घुमा फिरा के लिखी गई है। एनसीईआरटी का लाइन है कि टाइट जंक्शन हेल्प्स टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस टिश्यू। कि टाइट जंक्शन जो है वो कोशिकाओं, जो टिश्यू है, टिश्यू के अंदर में जो सेल्स के अंदर की जो सब्सटेंस है उनको बाहर जाने से रोकेगा। अडहेरिंग जंक्शन का कार्य क्या है? कि अडहेरिंग जंक्शन परफॉर्म अ कम्युनिकेटिंग टू कीप नाइबरिंग सेल, यानी जो नाइबरिंग यानी जो पड़ोसी कोशिकाएं हैं, जो आसपास की जो कोशिकाएं, जैसे ये आसपास की कोशिकाएं, ये और ये, तो इनको आपस में जोड़ने का काम करती है। कैसे कैसे जोड़ के रखेगी? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के थ्रू, ठीक है। और जो गैप जंक्शन है ये फैसिलिटेट द सेल्स कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर एंड कनेक्टिंग साइटोप्लाज्मिक adjoining cells for rapid transfer ion small molecule and something big molecule। कभी कभार जो बिग मॉलिक्यूल है उनको भी आपस ये स्थानांतरित करती है गैप जंक्शन के द्वारा, ठीक है। तो ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये गैप जंक्शन है, ये जो स्ट्रक्चर दे रहे हैं ये टाइट जंक्शन है, और ये जो देख रहे हैं ये डेस्मोसोम यानी अडहेरिंग जंक्शन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, एनसीईआरटी से एक बार आपको देखना है कंपाउंड एपिथेलियम, जो मैं आपको शुरू में इस स्लाइड में तो दिखा नहीं पाया, और आपको देखना है ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।